निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो देखो ऑप्शन क्या है, पहला धौलावीरा, दूसरा बनावली, तीसरा कालीबंगा, चौथा चनहुदड़ो। कौन सा नहीं है? बस इसको एक मिनट के लिए देख लो ताकि आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सा भारत में है कौन सा नहीं। तो चार याद रखो पहले तो, कौन कौन सा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सुतकागिंडोर। ये चारों के चारों पाकिस्तान के अंदर हैं। चारों कहां हैं? पाकिस्तान में। तो देखो कैसे याद रखो, ये अपना वर्तमान भारत का मैप, ये कौन सा है? पाकिस्तान। अब देखो गायब तो नहीं हो गया? ठीक, अब देखो इधर हड़प्पा कहां लगाया टिक मैंने? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहां लगाया? पाकिस्तान में। चनहुदड़ो कहां लगा? पाकिस्तान में। सुतकागिंडोर कहां लगा? पाकिस्तान में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकागिंडोर, चारों के चारों पाकिस्तान में। एक और है जगह, नाम है गणवेरी वाला। क्या नाम है? ये भी पाकिस्तान में। तो 5 हो गए पाकिस्तान में। अब इसके अलावा तुम्हें जो ऑप्शन दे देगा ना समझ जाना वो इंडिया का ही होगा। जैसे उदाहरण सुन लो कौन कौन से, ये पाकिस्तानी है। पहले पाकिस्तान में कौन कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, दूसरा चनहुदड़ो, और चनहुदड़ो के बाद अगला कौन सा है? सुतकागिंडोर, सुतकागिंडोर, और पांचवा कौन सा हमने देखा? गणवेरी वाला, गणवेरी वाला। ठीक, ये पाकिस्तान के हैं। अब इंडिया के कौन कौन से देखो, ध्यान से सुनो। पहला रोपड़ कहां का है? इंडिया, पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में, ठीक, हनुमानगढ़ जिला। धौलावीरा गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा में। लोथल फिर गुजरात में। बनावली फिर हरियाणा में। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास। दहमाबाद महाराष्ट्र। मांडा जम्मू कश्मीर। तो ये सब भारत के ही तो है। देखो ये रहा मांडा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे नाम, इसका नाम क्या है? मांडा। बिल्कुल दक्षिण में कौन सा है? दहमाबाद। क्या नाम है इसका? दहमाबाद। अब देखो यहाँ पे राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा, यहाँ पर है कालीबंगा। पंजाब में कौन सा है? रोपड़। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। इसके अलावा फिर कहां पे जाएंगे? गुजरात में। यहाँ पर कौन सा? धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा के बाद सुरकोटदा। क्या नाम है? सुरकोटदा। इसके बाद रंगपुर गुजरात में। लोथल गुजरात में। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा। बनावली हरियाणा। ये सारे भारत के अंदर हैं। अब इनमें जो नाम आपसे पूछे आपको बताना, ध्यान रखो। 5 नाम याद है तो अपने आप छांट लोगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकागिंडोर, गणवेरी वाला। ये सारे स्थल कहां पाए जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर। बाकी ये सब जो मैंने लिखे कहां पाए जाते हैं? भारत के अंदर। ठीक है, ये अंतिम बात है। अगला देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता यहीं तक पढ़ेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? यानी वो वेदों के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो वेदों के बारे में। वेदों की संख्या बताओ कितनी है? 4 है। चलो इसको खत्म कर लेते हैं, वेद को बिठा दो इसको। ठीक, वेद देखो, अंतिम सवाल है ये मॉडर्न क्विज का, एंशिएंट। अब हम मिडिवल में आ जाएंगे। वेद कितने हैं? 4। पहला बोलिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक। अब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,600 ऋचाएं। हालांकि 10,596 दी होती हैं, लेकिन आप कितनी लिखोगे? 10,600। ये ऋचाएं हैं। ठीक है, कहीं कहीं इतनी मिलती हैं, इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगी आपको। अब देखो 10 मंडल हैं। कितने? 10। इनमें आपको देखना है, देखो 10 मंडल। 10 मंडल में कौन सा मंडल आपको देखना है? पहले तीसरा। कौन सा मंडल? तीसरा। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में। तीसरा मंडल किसने लिखा? विश्वामित्र ने, विश्वामित्र ने। अगला मंडल देखेंगे 7वां, ये भी इंपॉर्टेंट है 7वां। दशराग युद्ध की चर्चा कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। दशराग युद्ध किसका युद्ध? 10 राजाओं का। 10 राजाओं में किस किस का युद्ध हुआ था? पहला राजा सुदास, आर्यों का राजा कौन था? सुदास। और इधर कौन थे? 10 अनार्य राजा, ऐसे राजा जो अनार्य थे, अनार्य राजा। इनका युद्ध होता है, कौन जीतता है? सुदास। और कौन हार जाता है? 10 अनार्य राजा हार जाते हैं।
सवाल पूछा जाएगा दसरात युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ? आप लोगे परुष्णी। कौन सी नदी? परुष्णी। और परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी कहते हैं। क्या कहते हैं? रावी। ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ और इसको क्या कहते हैं? रावी का युद्ध है ना, रावी नदी के तट पर लड़ा गया, रावी का। और इस मंडल को लिखने वाला व्यक्ति था वशिष्ठ। ऋषि का नाम क्या है? वशिष्ठ। अब तीसरा किसने लिखा? विश्वामित्र ने। ठीक, इन दो को याद रखना। एक और अंतिम 10वां। कौन सा मंडल? 10वां मंडल। अगर आपसे कभी सवाल पूछ दिया जाए कि पुरुष सूक्त की चर्चा कौन से मंडल में है? कौन सा सूक्त? पुरुष। पुरुष सूक्त की चर्चा कौन से मंडल में है? तो आप कहेंगे 10वां मंडल। अब खास बात यह है पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त ही वो है जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है। ध्यान रखना, ऋग्वेद में 4 वर्ण बताए गए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्णों का उल्लेख कौन से सूक्त में मिलता है? पुरुष सूक्त में। पहला कौन सा? ब्राह्मणी। आपको पता ही है, मैं लिख दे रहा हूं बस। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, ये 4 वर्ण बताए गए हैं और बताया गया ये 4 लोग जो 4 वर्ण हैं ये एक ब्रह्म पुरुष के अंगों से पैदा हुए। जैसे ब्राह्मण ब्रह्म पुरुष के मुख से निकला, क्षत्रिय कंधों से निकला या भुजाओं से निकला, एक ही बात है, और वैसे जंघाओं से निकला और शूद्र उनके चरणों से निकला। ये बात कहाँ बताई गई है? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है? यहाँ। और अब आपसे पूछे बताओ 10वें मंडल का रचयिता कौन है? तो कोई नहीं, एक कोई ऋषि नहीं। क्यों? पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया, इसलिए पहले और 10वें का हमको कोई रचयिता मिलता भी नहीं है। रचयिता 2 से लेकर 9 तक के हैं। 1 और 10 का कोई रचयिता है? नहीं। ध्यान रखना, कोई नहीं। तो 10वें का तो खैर कोई नहीं है रचयिता। बस इतना ध्यान रखना, 10वें में आपसे पुरुष सूक्त पूछेगा और कुछ भी नहीं पूछने वाला। ठीक, तो ये वेदों की बात हो गई। दूसरा, अब जो सवाल पूछा वो क्या है? अथर्ववेद में किस चीज का वर्णन है? जादू टोने का, जादुई मंत्रों का। ठीक है, और इसके अलावा औषधियों का, एक औषधि वगैरह वनस्पति का। तो जादू टोने का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में नहीं मिलता। कौन से मिलते हैं? 3। और इन 3 वेदों को क्या कहा जाता है? आप कहोगे वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। तो आपसे पूछा जाए वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे अथर्ववेद। कौन कौन से शामिल है? ऋग्वेद, यजुर्वेद शामिल। इतनी सी बात हम लोग इन वेदों में याद रखेंगे। ठीक, चलो अगला लिखिए क्या है? रावी नदी का नाम वैदिक परुष्णी हो गया। ठीक, एक बात और रेलवे का ही है, हाई डेस्पीच का युद्ध है। आपसे सवाल पूछा जाएगा हाई डेस्पीच का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, कब लड़ा गया? 2 बातें। तो पहली बात कब लड़ा गया? तो 326 ईसा पूर्व में। कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में। किनके बीच लड़ा गया? तो आप कहेंगे सिकंदर। ठीक, सिकंदर और पुरु, राजा पुरु के बीच में। इसी पुरु को क्या कहा जाता था? पोरस। इसको कहते हैं पोरस और सिकंदर को कहते हैं अलेक्जेंडर। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर। इनके बीच में युद्ध हुआ और सवाल ये, इसको हाइडेस्पीच का युद्ध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हाइडेस्पीच नदी के किनारे लड़ा गया। अब सुनो ध्यान से, इस हाइडेस्पीच नदी का असली नाम है क्या? असली मतलब वैदिक नाम क्या है? तो इस नदी का वैदिक नाम है वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता नदी। इसीलिए इसको कौन सा युद्ध कहा जाता है? वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। दूसरा, इस नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? झेलम। इसीलिए इस युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? झेलम। और ये सवाल पूछा जा चुका है, झेलम का युद्ध कब लड़ा गया? 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच लड़ा गया? सिकंदर और राजा पुरु के बीच में। कौन जीता? सिकंदर। कौन हार गया? पुरु। इस युद्ध में पोरस ने हाथियों का इस्तेमाल किया था और यूनानी सेना ने, यानी सिकंदर की सेना ने पहली बार हाथी देखे थे। उन्होंने हाथी नहीं देखा था, पहली बार हाथी। उसके बावजूद भी सिकंदर जीत गया। हालांकि कैसे जीता, क्या जीता, वो अलग स्टोरी है, उसको हम नहीं पढ़ रहे यहाँ पे। बस याद रखना है सिकंदर जीत गया, पुरु हार गया हाइडेस्पीच के युद्ध में। और हाइडेस्पीच झेलम नदी का यूनानी नाम है। यूनानी लोग झेलम को क्या कहते थे? हाइडेस्पीच। वेदों में क्या कहा गया है? वितस्ता। और वर्तमान में क्या कहते हैं? झेलम। ठीक, झेलम। चलिए बिठा दो इसे।
चलो अब मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन है इसमें, ये भी आपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल ये है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अब सवाल देखो, ऑप्शन है। अच्छा, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण। और ध्यान रखो ये सवाल मैं आपको शायद एक टेस्ट में भी दे चुका हूँ, ये इसी बैच में शायद यूपी पुलिस के बैच में लिया था ना टेस्ट, हाँ ठीक, उसमें बता चुका। अब फिर देखो वही सवाल आया हुआ है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, तो ये किसने करवाया? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब, ये ध्यान रखना, औरंगजेब ने। अगली बात सुनो ध्यान से, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो किसने करवाया? शाहजहां। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां। अगली बात, आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर। आगरा का लाल किला अकबर। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। अब यहीं पर हम समाप्त कर लेते हैं अकबर के द्वारा बनवाए गए स्थापत्य और औरंगजेब के द्वारा बनवाए गए स्थापत्य। तो पहले नाम औरंगजेब का आया, तो इस औरंगजेब को खत्म करो। औरंगजेब ने स्थापत्य बनवाए हैं कौन से ना, ये देखो। तो एक तो हमें मिल गया कौन सा? मोती मस्जिद। कहां की? दिल्ली वाली, एक दिल्ली की मोती मस्जिद। और एक जो आपको याद रखना है विशेष रूप से, उसका नाम है बीबी का मकबरा। ठीक, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहां बनवाया? औरंगाबाद में। ठीक, ये बिल्कुल ताजमहल जैसा है, लेकिन आप देखते ही समझ जाओगे इसकी कार्बन कॉपी है। ठीक है, कम बजट वाला, क्योंकि औरंगजेब बहुत कंजूस आदमी था, बहुत कंजूस, सबसे कंजूस शासक माना गया औरंगजेब। अपना खर्चा तक नहीं करता था, सोचो राजकोष का रुपया निकाल के। ठीक, औरंगजेब के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक, अब सही है कि गलत है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो टोपियां सिलता था उसको बाजार में पहले बिकवाता था, उससे जो रुपया मिलता था उससे अपना घर चलाता था। अब ऐसा सच है कि झूठ है भगवान जाने, लेकिन ऐसा कहा जाता है औरंगजेब के बारे में। ठीक, बीबी का मकबरा बनवाया। लेकिन ध्यान रखो सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? फूहड़ समझते हैं? बेकार, भद्दी। ठीक है, भद्दी शकल। ठीक, भद्दी शकल नहीं, सॉरी, भद्दी नकल। ताजमहल की फूहड़ नकल, फूहड़। ठीक, कहते हैं फूहड़ किस्म का आदमी, बिल्कुल कोई फूहड़ मतलब बेकार। आपको भी रात चलते कहीं मिलते होंगे फूहड़। ठीक, ताजमहल की फूहड़ नकल। किसे कहा जाता है? बीबी के मकबरे को। अच्छा, दूसरा सवाल, बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया? ये तो बताओ। अपनी पत्नी की याद में। नाम क्या? मुमताज, राबिया दुर्रानी। क्या नाम था? राबिया। हाँ, बीवी का नाम तो तुम सबको याद है, बीवी का नाम राबिया, राबिया दुर्रानी। कौन से वंश की थी ये? दुर्रानी वंश की। और दुर्रानी वंश का ही कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन से वंश का था? दुर्रानी वंश का। ठीक, और ये भी कौन से वंश की है? दुर्रानी वंश की। तो राबिया दुर्रानी की याद में इसने बनवाया बीबी का मकबरा। आप तो नहीं गया औरंगजेब। अच्छा, अभी मान लो अचानक से औरंगजेब आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे? यहाँ बैठे रहोगे, भाग जाओगे? बैठे रहोगे, फोटो लेते। अच्छा, फोटो ले लेती, सही बात है। ये फोटो है ही नहीं औरंगजेब का, फोटो ले। उस समय कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो औरंगजेब का फोटो है नहीं। कहाँ? क्या चीज? नहीं, औरंगाबाद। औरंगाबाद नहीं है, वो पेंटिंग है जो अपने चित्रकारों से बनवाते थे वो लोग। अब चित्रकार से तो अच्छी बनवाएंगे ना, एक चित्रकार से बेकार थोड़ी बनवा देंगे। चित्रकार से बढ़िया बनाना, जितना बढ़िया बना पाओ, भले मैं कितना बुरा लगता हूँ, पेंटिंग अपनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, बिठा दे इसको। हाँ, अकबर बच गया ना अभी, औरंगजेब हटाओ पहले। अब अकबर देखो, स्थापत्य के मामले में अकबर ठीक ठाक आदमी है, इसने काफी चीजें बनवा दी। तो देखिए अकबर के स्थापत्य कौन कौन से हैं, उसके लिए चीज याद कर लो, आप खुद समझ जाओगे क्या है। आपको याद करना है, जो पिछले बैच में पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से मालूम है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो याद कर लें। आइला, अकबर, फेसबुक, ये सारे टर्म आपके सुने हुए हैं। आइला भी सुना होगा तुमने? हाँ, देखो, हाँ मुझे पता है, देखो इधर आइला। आ से आगरा का किला, आ से
इलाहाबाद का किला। ई से कौन सा किला हो गया? इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला। ला से लाहौर का किला। तो लाहौर का किला भी किसने बनवाया है? इसी ने। ठीक, लाहौर का किला, लाहौर का किला। अकबर से अकबर का मकबरा। अकबर से अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा भी किसने बनवाया? अकबर नहीं बनवाया। और ध्यान आपको ये रखना है, अकबर के मकबरे से उसकी हड्डियों को निकालकर किसने जला दिया था? जाट नेता राजा राम। राजा राम है ना, राजा राम। ठीक, क्या नाम था? राजा राम। जाट नेता था, इसने अकबर की हड्डियों को जला दिया था। नाम क्या था? राजा राम। लिख लेना, राजा राम लिख रहा हूं मैं केवल यहाँ पे। इसने अकबर के मकबरे को खोदा, वहां से अकबर का कंकाल निकाला और जला डाला। ठीक है, हड्डियां जला दी, मतलब मांस थोड़ी बचेगा इतने साल बाद। देखो अगला, जला दिया, उसकी दुश्मनी की रही होगी पुरानी। ठीक, फेसबुक में फतेहपुर सीकरी, क्या नाम है इसका? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी भी इसने ही बसाया और बुलंद दरवाजा भी इसने ही बनवाया। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बुलंद। कितने सारे स्थापक हो गए अकबर के? बुलंद दरवाजा। अभी भी बहुत हैं, जैसे पंचमहल किसने बनवाया? अकबर ने। कहां है पंचमहल? फतेहपुर सीकरी। ठीक, आगरा से थोड़ा आगे जाकर पड़ता है, राजस्थान के आसपास, राजस्थान के बॉर्डर पे है। तो फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, पंचमहल। अब देखो सवाल क्या। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने कब अपनी राजधानी बनाया? 1571 में। कब बनवाया? पूछे हुए सवाल है सारे। 1571। और ये इसकी राजधानी रही कब तक? 1585 तक। अकबर की राजधानी 1585 तक रही। और 1585 में अकबर ने राजधानी छोड़ दी पानी की कमी के कारण। ठीक, पानी की कमी के कारण। इसकी दो कहानियां चलती हैं, एक तो पानी की कमी और एक धार्मिक स्टोरी चलती है तुलसीदास वाली। कहा जाता है अकबर ने, धार्मिक कहानी ये चलती है, अभी सही है कि गलत है किसी को नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है अकबर ने एक बार तुलसीदास को कैद करवा लिया। और जब तुलसीदास को कैद करवाया तो तुलसीदास थे राम जी के भक्त, उनको बचाने हनुमान जी आए। तो हनुमान जी का बताओ क्या किया जाए? तो उन्होंने कुछ नहीं करना, क्या वो तो प्रभु करेंगे। हनुमान जी वहां से चले गए और उन्होंने खूब सारे बंदर भेजे और वो बंदर आके फतेहपुर सीकरी के महलों पर चढ़ गए। ठीक है, महिलाओं को नोचने लग गए। ठीक, उसके बाद वहां पे जो मंत्री खड़े थे उनको मारने लग गए, सैनिकों के ऊपर उछल कूद मचाने लग गए। फिर अकबर समझ गया ये गड़बड़ क्या है। अकबर को जाके उनके मंत्री ने बताया आपने तुलसीदास को पकड़ लिया है, वो राम के भक्त हैं और हनुमान उनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने फिर बुलाया, उन्होंने कहा भाई इन सब बंदरों को आप भगाओ, हम आपको छोड़ रहे हैं। बोले अब कैसे भगाओ, अब तो यहाँ पर हनुमान जी का वास हो गया है, आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी अब। तो इस कारण से अकबर ने उसको छोड़ा। अब ये धार्मिक स्टोरी है, धार्मिक लोग बताते हैं इस स्टोरी को, मैंने कुछ सुना है कथाओं में। हाँ, फतेहपुर सीकरी की। ठीक है, अब उसने फिर अकबर ने इसको छोड़ दिया, लेकिन इसका कारण क्या बताते हैं लोग? ऐतिहासिक कारण क्या है? पानी की कमी का होना। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, आपको जो सही लगे, जहां जैसी जरूरत पड़ जाए वैसा बोल देना। मान लो कि धार्मिक लोगों के बीच में बैठे हो तो ये वाली स्टोरी सुना देना, बाबा दादी खुश हो जाएंगे, बोले लड़का धार्मिक हो गया, है ना। और जहां पे थोड़ी सी ऐतिहासिक लोग बैठे हो या पढ़े लिखे, वहां पे क्या कहोगे? पानी की कमी। ये पूछा हुआ सवाल है और ये एक इंटरव्यू में पूछा हुआ सवाल है। ये इंटरव्यू आप कभी क्लिप आती है देखते रहते होगे। एक उस इंटरव्यू में पूछा था फतेहपुर सीकरी को आखिर अकबर ने छोड़ क्यों दिया? तो कारण क्या है? पानी की कमी। ठीक, इसके बाद अकबर चला गया लाहौर। ठीक, और फिर 1599 में अकबर ने अपनी राजधानी बनाया आगरा को। आगरा कब राजधानी बनाई? 1599 में। ये भी बात याद रख लेना। आगरा का लाल किला भी किसने बनवाया? अकबर ने। इलाहाबाद का किला भी किसने बनवाया? अकबर ने। लाहौर का किला भी अकबर ने। अकबर का मकबरा खुद किसने बनवाया? अकबर ने। लेकिन ध्यान रखना अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। कहाँ पड़ता है? सिकंदरा में। जब आप मथुरा जाते हो ना तो रास्ते में पड़ता है सिकंदरा। अगला कौन सा है? पंचमहल। पंचमहल बना था रानियों के लिए, ताकि रानी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा खा सकें। और ये 5 था तो 4 मंजिल, लेकिन 4 मंजिल के बाद उसके ऊपर एक छतरी बनी हुई थी, इस कारण इसको पंचमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमहल। 5 मंजिल का, जैसे 5 मंजिल वाले केक नहीं आते हैं, वैसा ही था ये भी। ठीक, तो बनाऊंगा नहीं यहाँ पे, नहीं तो टाइम हो जाएगा। इतना लिखो अकबर के बारे में। ठीक, ये अकबर के स्थापत्य हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल आया और इसमें दिया है प्रीवियस ईयर में, तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192। कब लड़ा गया? 92 आया था ना सवाल। लेकिन ये सवाल दूसरी तरह से आया तुम्हारे एमटीएस में। सवाल ऐसे आया कि किन, मतलब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, ऐसे पूछा गया ना, मोहम्मद गौरी ने। ये सवाल आया हुआ है, ये रेलवे का सवाल भी है। तो अगला लिखिए तराइन का युद्ध। तो हम दोनों युद्ध लिख लेते हैं और दोनों के रिजल्ट अलग अलग हैं। तो पहले तो ये बताओ तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? 1191।
तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में। तराइन फर्स्ट युद्ध हुआ 1191 में और सेकंड हुआ 1192 में। और ये दोनों युद्ध किनके बीच हुए? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। तो अब आपसे पूछा जाए, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना कौन से युद्ध के बाद हुई? तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान रहे नहीं और उसके बाद किसने सत्ता स्थापित कर दी? मोहम्मद गौरी ने। फिर उसने 1194 में हराया जयचंद को। ठीक, कौन से युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। ठीक, ठीक। अब देखो 1191 पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, और इसमें मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज जीत गए। जबकि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो गई। तो भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी मर गया उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन संभाला 1206 में और 1206 से 1210 तक शासन किया। यानी मृत्यु कब हुई है इसका मतलब गौरी की? 1206 में। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, जब पृथ्वीराज चौहान मरे तो उन्होंने ही मार दिया, बल्कि ये बात सच नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो पृथ्वीराज रासों में लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं कि गौरी की मृत्यु तो 1206 में हुई है। ठीक, 1206 में। कहते हैं यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे नहीं हम लोग, इतना छोड़ दो। यहाँ बात याद रखना, पहला युद्ध 1191 तराइन का, दूसरा युद्ध 1192। अब यहीं पर हम देख लेते हैं पानीपत के तीनों युद्ध। पानीपत के युद्ध, तो पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3। चलो, पानीपत का पहला युद्ध बताइए कब हुआ? 1526 ईस्वी। किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में कौन जीता? बाबर। इब्राहिम लोदी। ठीक, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ। इसके बाद दूसरा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी। किसके बीच में? अकबर और हेमू। लेकिन इस युद्ध में अकबर के स्थान पर लड़ा कौन था? बैरम खान। ठीक, हेमू, क्योंकि अकबर छोटा था, लड़ नहीं सकता अकबर। ठीक, अगला कौन जीत गया इसमें? अकबर। और कौन हार गया? हेमू। इसमें बाबर जीत गया, इसमें कौन? ठीक, इब्राहिम लोदी हार गया। तीसरा युद्ध हुआ, सबसे भयानक युद्ध माना जाता है ये तीसरा, 1761। किन किन के बीच में हुआ? मराठों और अफगानों के बीच में। मराठा वर्सेस अफगान। अब इसमें ध्यान रखना है आपको, मराठों की तरफ से कौन सेनापति के रूप में लड़ा? सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव। मूवी देखा आपने, अर्जुन कपूर लड़ा है। अब वो कौन बना था? विश्वास राव। वो कोई नया एक्टर है विश्वास राव जो बना। ठीक, मेरा देखा हुआ नहीं, मुझे ध्यान भी नहीं कौन है वो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैंने मूवी देखी नहीं ना, बात है। मराठा में कौन लड़ा? सदाशिव राव भाऊ, अर्जुन कपूर। ठीक, और दूसरा इधर संजय दत्त, मतलब अहमद शाह अब्दाली। ठीक, अहमद शाह अब्दाली। अब ध्यान रखना, आजकल एग्जाम के पेपर बनाने वाले लोग ऐसे ही हैं, वो ऑप्शन में भी संजय दत्त दे देंगे, और संजय दत्त दे दिया तो कहीं लगा के चले आओ, अहमद शाह अब्दाली लगाना। मैं पेपर बनाता भाई, मैं जरूर संजय दत्त देता ऑप्शन में, अहमद शाह अब्दाली। भाई पेपर देते टाइम बच्चे को हंसी तो आए थोड़ी बहुत, पता चला वहां बैठा मुंह सूखा हुआ बिल्कुल, पानी ढूंढ रहा है, पानी में ही पिलाते वहां के लोग। तो मैं एक एग्जाम हॉल में गया, वहां पानी पिला रहे थे, और एक जगह नहीं पिला रहे थे, फिर पानी के बाहर है लोग। पहले क्या? नहीं, बीच बीच में पिलाते हैं। उत्तराखंड में पेपर देने गया मैं, बीच बीच में 3-3 बार आके पिलाया। उत्तराखंड के लोग अच्छे होते हैं ना, बात ये है। अपने इधर बड़ी समस्या है इस तरह। मराठों में कौन? सदाशिव राव भाऊ, और दूसरा व्यक्ति विश्वास राव। विश्वास राव, ठीक, चाचा भतीजे थे दोनों। ये दोनों बेचारे हार गए, और कौन जीत गया? अहमद शाह अब्दाली। और इस तरह से मराठों की शक्ति समाप्त हो गई। हालांकि मराठे इसके बाद भी जीवित हुए, लड़े, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। 1803 में मराठों से सत्ता किसने छीन ली? अंग्रेजों ने। ठीक, चलिए क्या हो गया? कराची वो तो 1215, उसको नहीं लिखना आपको, वो तो इल्तुतमिश और यादरोज के बीच में हुआ, वो नहीं आता एग्जाम में, पूछा ही नहीं आज तक। वो तो मैंने आपको लिखा दिया है, बस पूछा ही नहीं कभी वो तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए था बस। चलो देखो अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन दरबारी कवि था? अब ये तो कोई बता देगा, ऑप्शन सुन के बता देगा, पहले तो नहीं, बिना ऑप्शन के बता दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दरबारी कवि कुछ ज्यादा होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन सुन के बताओ, आप कितना आसान है। पहला बिस्मिल्लाह खान होगा, ये बिस्मिल्लाह खान तो अभी के हैं। दूसरा भीमसेन जोशी, ये भी अभी के हैं। ठीक, अली अकबर खान,
नहीं, हो सकता है नाम नहीं सुना तो कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन चौथा है अमीर खुसरो, ये तो है अलाउद्दीन। अब देखो अमीर खुसरो के बारे में एक बात याद रखना, सवाल पूछा गया है अमीर खुसरो के बारे में। सवाल ये कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? हाँ, पटियाली। पहले तो याद रखोगे पटियाली, गांव का नाम क्या है? पटियाली। अब सवाल ये पूछा जाएगा पटियाली कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पहले एटा में, पहले एटा में था, और जब से एटा से अलग होकर कासगंज बना, आप किसमें आ गया? वो कासगंज में। तो अब आपको ऑप्शन कासगंज लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। पहले क्या था ये आंसर? एटा, क्योंकि पटियाली पहले एटा में पड़ता था, अब कहां पड़ता है? कासगंज में। ठीक वैसी बात है। पीलीभीत को मैं दो जगह बांट दूं, मान लीजिए बीसलपुर वाला हिस्सा अलग हो जाए और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट दूसरा कहीं अलग, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम मान लो पड़ जाए नीलीभीत, है ना? ऐसे मान लो आप उदाहरण के लिए नीलीभीत। तो बताओ अगर नीलीभीत बन गया एक डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से अलग होके, कौन सा है? नीलीभीत। तो हम बीसलपुर मान लो नीलीभीत में आ जाए, तो क्या बीसलपुर कहां है? तो आप कहोगे नीलीभीत में। पहले कहां था? यही वाली बात है, पहले है ना। अब नीली में तो भीत माने दीवार होता है, ठीक। पीली दीवार के कारण पीलीभीत कहा गया। कुछ लोग कहते हैं पीला भूत रहता था यहाँ, इसलिए पीलीभीत नाम पड़ा। वैसे वैसा ज्यादा सही नहीं लगता, ज्यादा सही क्या है? पीलीभीत, पीली दीवार। लिख दिया तीनों, ये तीन है, भयंकर युद्ध है, इनको याद रखना है। तीनों पूछे जाते हैं, तराइन के 2 हो गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो क्या है। अमीर खुसरो कहा, अमीर खुसरो में एक ही बात हुई ना, मतलब भूल गया बताते बताते। अगला देखो, आपसे सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने या किस कवि ने या किस दरबारी विद्वान ने 8 सुल्तानों का शासन देखा? हाँ, किसने कितने सुल्तानों के अंडर काम किया? मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि है। मान लो आज का कोई व्यक्ति हो जिसने 8 प्रधानमंत्रियों के अंडर में काम किया, कोई आईएएस अधिकारी हो जिसने 8 प्रधानमंत्रियों के अंडर काम किया, वो कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसने कितने सुल्तानों के अंडर काम किया? 8 सुल्तान, ठीक, 8 सुल्तान। इनके नाम मैं आठों के नहीं लिखाऊंगा, लेकिन पहला और आखिरी बताऊंगा, ठीक। फिर तो खुद अंदाजा लगा दोगे, बता भी दूंगा। चलो देखो, पहला बलबन, ये किसके अंडर आया? बलबन। और कब तक रहा? गियासुद्दीन तुगलक तक। ये ध्यान रखना, बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक, ध्यान रखिएगा, गियासुद्दीन तुगलक। अब देखो बलबन के बाद अगला शासक कौन आया? कैटुबाद के बाद आया क्यूमर्स के बाद अगला कौन आया? अगला वंश जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी का बेटा, एक उसके बाद कौन सा आया? 2 लोग आए ना उसके साथ में। फिर अगला तुगलक वंश आ गया, और तुगलक वंश में कौन सा 8वां शासक? गियासुद्दीन तुगलक। 8 हो गए। एक तो पहला कौन है? आखिरी कौन? आपको 8 पूछेगा ही नहीं। बलबन के टाइम में काम करना शुरू किया और गियासुद्दीन तुगलक के टाइम में एंड हो गया, मतलब इसकी भी मृत्यु हो गई, ठीक, ये भी मर गया। तो गियासुद्दीन तुगलक तक इसने काम किया। तो 8 सुल्तानों का शासन देखने वाला कवि कौन है? ये अमीर खुसरो, ठीक। एक बात यहाँ से और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को निम्नलिखित में से किस शायर ने अपनी आंखों से देखा? मिर्जा गालिब। अमीर खुसरो कैसे? अमीर खुसरो मर गए 1325 में, ठीक। मिर्जा गालिब